अस्सलाम वालेकुम सर जी, आर टॉपिक इस पैथोजेनेसिस को बस जल्दी से कवर करते हैं। इजी चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम इसको कवर कर लेंगे। पैथोजन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो आपको पता ही होगा कि जो डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है। और ऑपरचुनिस्टिक पैथोजन ऐसा डिजीज़ होता है जो कि ऑर्गेनिज्म होता है जो कि रेयरली इफ एवर विल कॉल डिजीज इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पीपल, बट इट विल कॉज सेवियर इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल, और ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होगा। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट पीपल में बिल्कुल भी डिजीज कॉज नहीं करेगा, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं। ऑपरचुनिस्टिक है ना, जब भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कहाँ पे कॉज करेगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल में कॉज करेगा। फिर विरुलेंस होती है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पैथोजेनिसिटी, कि हमने विरुलेंस पहले भी पढ़ा हुआ है कि कितने कोई चीज़ जेनरस होती है, यानी कि जो आपका पैथोजेनिसिटी है उसको क्वांटिटेटिव मेजर क्या है, उसको हम नापते कैसे हैं। एक्चुअली हम कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म चाहिए किसी भी डिजीज को कॉज करने के लिए। आपके पास 50% लीथल डोज होती है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज इन 50% होस्ट जो कि उस पैथोजन को एक्सपोज हुए हैं, एंड 50% इन्फेक्शन जो होती है द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज अबाउट टू कॉज इन्फेक्शन इन 50% ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इसके मेजरमेंट्स होते हैं। फिर इन्फेक्शियस डोज वो कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया की डिफरेंट होती है बैक्टीरिया से। अब वो वेरी किस तरह करती है, वो विरुलेंस फैक्टर्स पर वेरी करती है कि वजह उस बैक्टीरिया के पास पिलाया है कि नहीं जो कि उसको टाइफाइड में हेल्प करे, वजह उस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है कि नहीं जो कि उसको फेगोसाइटोसिस से रेजिस्ट करे, वजर वो बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है या नहीं करता, या वजर वो बैक्टीरिया हमारे जो होस्ट डिफेंसेस होते हैं उनको कम्बैट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंट तरह के विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं, आगे देखेंगे और भी बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जैसे आपके पास यहाँ पे सैल्मोनेला शिगेला स्पीशीज है, जो शिगेला है उसके सिर्फ 100 से लेस ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे आपके पास डिजीज कॉज करने के लिए, ठीक है। शिगेला आपको पता है डायरिया कॉज करता है, तो डायरिया कॉज करने के लिए शिगेला के लिए जो है वो लेस देन 100 ऑर्गेनिज्म चाहिए, लेकिन साल्मोनेला के 100,000 ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास इन्फेक्शियस डोज किसकी ज़्यादा हुई, शिगेला की ज़्यादा हुई। यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास लेस विल बी द LD50, ज़्यादा वो विरुलेंट ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई कि आपके पास कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनका हमारे साथ पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है। और तो बैक्टीरिया में हमने कहा कि बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, कमेंसल रिलेशनशिप होता है, लेकिन पैरासिटिक रिलेशन भी होता है जिसकी वजह से वो हमें हार्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सेल पैरासाइट होते हैं, क्लैमिडिया वगैरह। अब वाई डू पीपल गेट इन्फेक्शियस डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज और ऑर्गेनिज्म में पीपल लोगों में तब होता है जब आपके पास उनके होस्ट डिफेंसेस जो है वो इतने पावरफुल नहीं होते, और ऑर्गेनिज्म जो है वो होस्ट डिफेंसेस को ओवर पावर कर जाता है। ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है एज कम्पेयर टू आवर होस्ट डिफेंसेस। यानी कि आप कह सकते हो कि द बैलेंस बिटवीन द होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म इज शिफ्ट इन द फेवर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की वजह से फिर हमारी बॉडी में सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, ऑर्गेनिज्म और उसके प्रोडक्ट जो है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाएंगे, हमारी बॉडी में डिजीज के ढेर सारे सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। और कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो क्रिटिकल डिटरमिनेंट्स होते हैं किसी भी इन्फेक्शन को डेवलप करके, एक होता है उसका नंबर, दूसरा होता है उसके विरुलेंस फैक्टर्स। नंबर ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब नंबर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादा डिजीज कॉज करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज़्यादा विरुलेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा विरुलेंट है तो वो लेस नंबर में भी डिजीज कॉज कर देगा। सिमिलरली अगर वो लेस विरुलेंट है तो उसको ज़्यादा नंबर ऑफ डिजीज मतलब ज़्यादा उसके अमाउंट चाहिए उस डिजीज कॉज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं जिसमें डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अच्छा ऐसा भी होता है कि आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिफरेंट स्ट्रेन डिफरेंट तरह के डिजीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ई कोलाई का एक स्ट्रेन होता है जो कि आपके पास वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया प्रोड्यूस करे, दूसरा स्ट्रेन होता है वो ब्लडी डायरिया प्रोड्यूस करे। तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रेन टू स्ट्रेन भी वेरी करता है। ये हम आगे एंड पे एक चैप्टर में थोड़ी सी बातें हैं, उसमें बारे में उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारा क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं उसको काउंटर करने की अपनी इनेट इम्यूनिटी से, अडैप्टिव इम्यूनिटी से। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जब हमारे इम्यून सिस्टम्स जो हैं उसमें आपके पास जो हमारे इनेट इम्यून सिस्टम की जो आम है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी कम बैक करती है फिर, क्योंकि वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह को हमें भी कुछ रिस्पांस देना होता है। एक्वायर्ड में फिर आपके पास एंटीबॉडी और सेल मेडिएटेड रिस्पांस आ जाता है। लेकिन हमें रखना है कि जब आपके पास इनमें से कोई भी इम्यूनिटी का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है तो उसका मतलब है हमारा जो भी बैलेंस है वो ऑर्गेनिज्म की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे पास होस्ट डिफेंसेस जो है वो कम हो जाएंगे? एक हेमोग्लोबिनीमिया हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, एक हेमोग्लोबिनीमिया, एड्स हो सकता है, ड्रग इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हो सकती है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट में जिनमें वहाँ पे वो कीमोथेरेपी रिसीव कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट में जिनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिनमें आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी इम्यून सिस्टम काम कर रहे होते हैं तो उनमें एक एसिम्प्टोमेटिक से इन्फेक्शन होता है। सिर्फ जो इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम चेक करते हैं कि उनको ब्लड में एंटीबॉडी मिल रही है, अदरवाइज कोई भी जो है इन्फेक्शन का सिम्टम नहीं होता। पर ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है। इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि आपके पास बैक्टीरिया के दो मैकेनिज्म है जिससे के थ्रू वो डिजीज कॉज करता है। एक होता है टॉक्सिन प्रोडक्शन जिसमें एक्सोटॉक्सिन होता है, एंडोटॉक्सिन होते हैं, उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपके पास जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल खुद सिक्रीट करती है, वो भी प्रोटीन होती है। जबकि एंडोटॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया सेल वॉल का पार्ट होता है जिसको हम लाइपोबॉडी सेक्रेट कहते हैं, जिसका हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें लिपिड होता है, एक सोमैटिको एंटीजन होता है, कोर होता है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ी थी, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, लाइपोबॉडी सेक्रेट उसको क्या कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इन्वेजन इन्फॉर्मेशन एक दूसरा मैकेनिज्म है, वो भी हम यहाँ पे इसके तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। फिर हमने यहाँ पे बात की कि आपके पास कुछ जो डिजीजेज हो सकते हैं ना, यहाँ पे अब ऑब्वियसली इन्वेजन इन्फॉर्मेशन आगे हम देखें कि इन्वेजन इन्फॉर्मेशन होती है ना तो उसमें साथ साथ एरिथ्रीमा, एडिमा, वॉन्स वगैरह होती है, तो वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे आपके पास इन्फेक्शन होते हैं जो कि कम्युनिकेबल होते हैं या फिर कंटेजियस होते हैं, जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं, जिसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल टीबी है वो एयरबोर्न ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं जो ट्रांसमिट नहीं हो सकते, जैसे आपके पास है ना ये जो यहाँ पे दूसरा डिजीज़ लिखा गया है
वो कुछ होते हैं जो कि फूड के अंदर कंटामिनेटेड फूड में होते हैं, तो ऑब्वियसली जब तक कोई फूड नहीं खाएगा तब तक वो ट्रांसमिट नहीं होंगे। उसके बाद एपिडेमिक एक ऐसा इन्फेक्शन होता है विच अकर्स इन मोर फ्रीक्वेंटली देन यूजुअल। पेंडेमिक जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो, एंडेमिक ऐसा जो कि एक पॉपुलेशन में एक लो लेवल पे हमेशा ही प्रेजेंट होता है। इन एपरन और सब क्लिनिकल वही आ जाएगी कि जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो डिफेंसेज है, तो उनमें सिर्फ एंटीबॉडी टाइटर से या फिर ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके हमें पता चलता है कि उसमें इन्फेक्शन है, अदरवाइज कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स ही नहीं नजर आते। लेटेंट स्टेज एक ऐसी स्टेट होती है जिसके दौरान आपके पास ग्रोथ की रिएक्टिवेशन और सिम्टम्स की रिकमेंड हो सकती है। क्रॉनिक कैरियर ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है विच कॉन्टिन्यूसली ग्रो विदाउट, यानी कि उस क्रॉनिक करंट स्टेट में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली ग्रो करा होता है विदाउट प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स इन इट, ठीक है। क्रॉनिक कैरियर में टाइफाइड, जो टाइफाइड मेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है वो आपको कोई स्पेसिमेन लिया है, स्पेसिमेन से आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला है, अब आपको वो चेक करना है कि बता इस ऑर्गेनिज्म ने यही डिजीज कॉज करने वाला है या फिर नहीं है, तो इसमें आपने चेक करना है कि आपको स्पेसिमेन कहाँ से मिला है, ठीक है। स्पेसिमेन जहाँ से मिला है आपको उसका नॉर्मल फ्लोरा पता होगा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल जिस लोकेशन से मिला है और उसी का नॉर्मल फ्लोरा आपके स्पेसिमेन में आया तो आपको पता है कि वो तो नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, आपको कोई और ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखना है जो कि हमें यहाँ पे मिले। दूसरी बात होती है कॉलोनाइजेशन की। कॉलोनाइजेशन एक्चुअली वो कहते हैं रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जो कि ना ही नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट हो ना ही सिम्टम कॉज करे, क्योंकि कॉलोनाइजेशन इज द प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया ऑन द स्किन सर्फेसेस लाइक ऑन द बॉडी सर्फेस लाइक स्किन एंड माउथ एंड इंटेस्टाइन एंड एयरवे, बट विदाउट कॉजिंग एनी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन ही कॉज करता है। कॉलोनाइजेशन में बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है सिर्फ, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो रही होती। पैथोजेनेसिस में इन्फेक्शन में ये होता है कि आपके पास जो है वो बैक्टीरिया इन्वेड कर जाता है और आपके पास इन्फेक्शन कॉज करता है। अब यहाँ पे स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने आज एक मिनट निमोनिक टी केयर डेलिबरेटरी हाउ पावरफुल, ठीक है। टी केयर्स डेलिबरेटरी हाउ पावरफुल। अब टी सागत होता है ट्रांसमिशन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इनटू द पोर्टल ऑफ एंट्री, देन इवेजन ऑफ द प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस सच एज स्किन एंड स्टमक। उसके बाद एडहेरेंस होती है टू द म्यूकस मेम्ब्रेन सच एज बैक्टीरियल। उसके बाद जैसे एडहेर करेगा तभी वो कॉलोनाइज करेगा। कॉलोनाइजेशन बाय द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया द एडहेरेंस, डिजीज सिम्टम प्रोड्यूस बाय द टॉक्सिन प्रोडक्शन और इन्फ्लेमेशन से हो सकते हैं। इसके अलावा होस्ट रिस्पॉन्सेज बहुत आपके पास नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक हो सकता है, प्रोग्रेशन या फिर रेजोल्यूशन ऑफ डिजीज हो सकता है। सबसे पहले जो होती है वो ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन का हमें पता होना क्यों जरूरी है? ट्रांसमिशन का पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें ट्रांसमिशन का पता चल जाएगा तो हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करके उस डिजीज के प्रिवेलेंस को कम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकती है, नॉन ह्यूमन सोर्सेस से भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ इसको पहले हम देख लेते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन में आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बन रहा होता है जो कि इंटीमेट कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। इसके अलावा नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से डिसेंट्री होता है जो कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है कि आपके पास फीको और रूट होता है कि आपके पास वो ह्यूमन फीसेस में एक्सक्रीट हुआ, वहाँ से वो कंटामिनेट हुआ, वाटर और फूड को उसने कंटामिनेट किया, वो किसी और ने एक्सक्रीट कर दिया। फिर आपके पास ट्रांससेंट्रल रूट होता है, उसमें आपके पास कंजेनिटल सिफिलिस ट्रांसमिट होता है जो कि आपके पास ड्यूरिंग बर्थ जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ड्यूरिंग बर्थ नहीं, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो है वो जाके फिटस को अटैक करता है। फिर आपके पास ब्लड बोर्न में हेपेटाइटिस भी आ जाता है जो कि ट्रांसफ्यूज ब्लड या इंट्रावेनस ड्रग की वजह से हो सकता है। नॉन ह्यूमन सोर्स में सोर्स में टेटनस, क्योंकि आपके पास सॉइल के अंदर टेटनस के स्पॉट बहुत देर तक सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। वाटर सोर्सेज में लेजेंडरीज डिजीज जो कि सिर्फ एक निमोनिया होता है, एक सिर्फ उसका प्लेस नाम दे दिया हुआ है। यहाँ पे बैक्टीरिया इन वाटर एरोसोल को इनहेल करने से होता है। इन एनिमल सोर्स में डायरेक्टली हो सकता है, इंसेक्ट वेक्टर हो सकता है और इंसेक्ट एक्सक्रीट हो सकता है। डायरेक्टली कैस्ट्रस फीवर, कैट का स्क्रैच हुआ डायरेक्टली फीवर हो गया, इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू लाइम डिजीज से हो जाता है, ठीक है। और एनिमल एक्सक्रीटा में हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज्ड बाय इकोलाई, एनिमल एक्सक्रीटा में प्रेजेंट होता है। अंडर कुक्ड अगर हैमबर्गर को खाएगा तो उसमें यहाँ पे हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो सकता है इकोलाई से। फोमाइट सोर्सेज में आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वाटर है, टावल्स वगैरह है, जो नॉन टावल्स है सॉरी, उसमें जो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है स्टेफ्लोकोकस, दूसरे स्टेफ्लोकोकस स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया ऑन दी ऑब्जेक्ट सच एज टावल्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब यहाँ पे हमने कहा कि आपके पास जो भी पैथोजन जो कि इन्फेक्टेड होता है ना, वो उसको पैथोजन को वो एक्सक्रीट कर सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक से या जीटी ट्रैक से, तो या तो एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से वो ट्रांसमिट हो सकता है या फिर फीकल रूट से वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, यूरिन से, स्किन कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कंटामिनेटेड नीडल से और बाइटिंग इंसेक्ट से ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग जो है आजकल ब्लड की स्क्रीनिंग की जाती है फॉर ट्रेपोनिमा पैराडाइम, HIV, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरसेस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और वेस्ट लाइन वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग करने की वजह से जो हम जो स्क्रीन करने के बाद ब्लड डोनेट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो इन्फेक्शन के कम हो गया। फिर हमने कहा कि आपके पास जो ट्रिक से ट्रांसमिट होती है उसमें लाइम डिजीज है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, साथ आपका जो है वो एहलेशियोसिस है, रिलैप्सिंग फीवर है, टोलोरीमिया है। अब आपके पास इसके अलावा हमने कहा था कि इसमें से जो लाइम डिजीज है वो सबसे कॉमन है। जो एक सोर्स है डियर टिक है वो ट्रांसफर करता है लाइम डिजीज, एहलेशियोसिस और बेबियोसिस, और जो डर्मेटेंटर टिक है डॉग टिक वो ट्रांसफर करता है माउंटेन फीवर, टोलोरीमिया, एहलेशियोसिस, एनाप्लाज्मोटिक वगैरह। अब आगे हम देखेंगे कि आपके पास कौन से ऐसे होते हैं जो कि यानी कि जो आपके पास वर्टिकल ट्रांसमिशन ही होती है कि जो हम ट्रांसमिट करते हैं, मदर जो है वो ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से ऑफस्प्रिंग हो गया, और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन जो कि एक बैक्टीरिया दूसरे को ट्रांसमिट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो सकता है ट्रांसमिशन रूट हो सकता है, विद इन दी बर्थ कैनाल हो सकता है, या फिर बाय ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो मेन पोर्टल्स ऑफ एंट्री है जहाँ से ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट, आगे से देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये लिखी है कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो या तो किसी भी इन्फेक्शन के रिजर्वायर हो सकते हैं या उसका सोर्स हो सकते हैं। अगर वो खुद सोर्स है सॉरी रिजर्वायर हो सकते हैं या बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगर तो वो खुद सोर्स है या रिजर्वायर तो उनको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं, जो कि आगे बस उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। और अगर आपके पास उनके पास वो सिर्फ एक वेक्टर है तो बस वो वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो हमें देखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसप्लेसेंटा वाला देख लेते हैं। आपको पता है कि जो ट्रांसप्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है वो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैथोजन के बारे में ना। ट्रेपोनिमा पैराडाइम जो है वो आपके पास सिफिलिस कॉज करता है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज जो है वो न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस कॉज कराता है।
ओके, तो उसके बाद हमने कहा कि जो ट्रांसमिशन से ट्रांसमिट होते हैं वो ट्रेपोनीमा पैराडाइम है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस है, साइटोमेगालोवायरस, पार्वोवायरस B19, टॉक्सोप्लाज्मा गोनी। ट्रेपोनीमा पैराडाइम एक आपके पास बैक्टीरिया है जो कि कंजेनिटल सिफिलिस कॉज कराता है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस नियोनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। साइटोमेगालोवायरस कंजेनिटल एब्नोमनीज कॉज कराएगा। और आपके पास पार्वोवायरस B19 हाइड्रोप्सिस कॉज करेगा। टॉक्सोप्लाज्मा गोनी टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करेगा, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द टॉर्शियरी डिजीज। ठीक है, जो बर्थ के नाम के विदिन ट्रांसमिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप एगलेक्शियर इकोलाई, स्ट्रेप एगलेक्शियर इकोलाई दोनों ही नियोनेटल सेप्सिस और कॉज कराएंगे आपके पास मेनिंजाइटिस। अब एक आपके पास सिनेरियो आया जिसमें मैंने 4 वीक तक का सिनेरियो दिया रखने के 4 वीक तक का सिनेरियो एक यूनिट का होता है और बता दिया कि इसमें सारे सिम्टम्स इन्फेक्शन वगैरह के। तो आपने याद रखना है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज़्यादा फोर्स है ना बर्थ कैनाल के बहुत ज़्यादा टाइम ऑफ बर्थ के दौरान, तो स्ट्रेप एगलेक्शिया इकोलाई में से कोई हो सकता है जिसमें ट्रांसमिट हो। लेकिन आपके पास लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस भी हो सकते हैं। ये 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें आप तीनों का जिक्र कर दोगे कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस या स्ट्रेप एगलेक्शिया इकोलाई की वजह से आपके पास जो है उसको इन्फेक्शन हुआ। क्लैमिडिया ट्रिकोमैटिस की वजह से और नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से कंजक्टिविटिस हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। साथ हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 वायरस की वजह से आपके पास स्किन CNS और डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ओबीसी HIV की वजह से आपके पास एक एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है और कैनाडा एल्बो की वजह से थ्रश होता है। ब्रेस्ट में ट्रांसफर होता है स्टेफ ऑरियस जो कि ओरल की स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है। साइटोमेगालोवायरस ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस जो है वो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये डिफरेंट रूट्स ऑफ एंट्री इसमें आप 4-5 बैक्टीरिया का याद रख लो ताकि आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर करते हैं। स्ट्रेप निमोनिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और साथ आप यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस याद रख लो। एप्स्टीन बार वायरस याद रख लो। एप्स्टीन बार वायरस जो है ना वो आपके पास कॉज करता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। और साथ यहाँ पे यू हैव दी कोकाइडियोइड, ठीक है, कोकाइडायोइड्स, कोकाइडायोइड्स इमिटस और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है। कोकाइडायोइड्स जो है इमिटस जो है वो इट इज़ दी कोकाइडायोइडो माइकोसिस कॉज कराता है और ये हिस्टोप्लाज्मा कॉज कराता है। पेशेंट निमोनिया आपके पास ये दोनों मेनिंजाइटिस और ये आपके पास TB कॉज करता है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गए। जेनिटल ट्रैक्ट में GI ट्रैक्ट में आपको पता है कि शिगेला, डिजेंट्री एंड सैल्मोनेला टाइफाई और वाइब्रो कॉलेरा। तो ये तो बहुत ईजी रखना, ठीक है, आपको बस नाम ही इसके हैं। साथ नोरो वायरस, रोटा वायरस जो है वो आपके पास एंटेरोकोलाइटिस कॉज कराता है। साथ आप ट्रैकेनाइलस वायरस एक वायरस है आपको पता है वो भी ट्रैकेनाइलस कॉज करता है। स्किन से स्टैफ ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी और रिकेट्सी, ठीक है। स्टैफ ऑरियस जो है वो आपके पास एक एम्पेटिको और बॉयल सेलुलाइटिस कॉज करेगा। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी रेक्टस कॉज करता है। रिकेट्सी जो है वो रॉकी माउंटेन फीवर कॉज करता है, ठीक है। सब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया। और जनरल ट्रैक्ट में रखो नाइजीरिया गोनोरिया, ट्रेपोनीमा पैराडाइम, क्लैमिडिया ट्रिकोमैटिस जो है वो यूरेथ्राइटिस कॉज करता है। तो ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, जेनिटल वॉर्ट्स और ह्यूमन सर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जेनिटल हर्पीस कॉज करता है। और आपके पास कैनाडा एल्बिकेंस वेजाइनाइटिस कॉज करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन किए हुए, लेकिन वो आपने पता होनी चाहिए क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं। जो वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं उसमें वो भी आपके पास GI से ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इनहेलेशन के थ्रू हो सकते हैं, यहाँ पर स्किन से पेनिट्रेशन टू स्किन, यहाँ पर नोज से हो सकता है। अब जब आपके पास इंजेक्शन हो गया गंदे पानी का, तो गंदे पानी में आपके पास सैल्मोनेला स्विच हो सकती है, शिगेला हो सकती है, कैम्पैलोबैक्टर जूजिना हो सकता है, नोरोवायरस गैरिलैम्ब्लिया और यहाँ पे क्रिप्टोस्पिरिडियम पार्वन हो सकता है, जो कि सारे डायरिया कॉज कर सकते हैं। और आप जब फॉर एग्जाम्पल अगर स्विमिंग के दौरान कोई इनहेल करें तो स्विमिंग के दौरान फॉर एग्जाम्पल अगर उसको इन्फेक्शन हो गया ना तो यहाँ पे वो लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस की वजह से होगा, जिसमें उसको लेप्टोस्पायरोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनहेलेशन ऑफ द वाटर एरोसोल हमने पहले पढ़ा था कि लेजोनेरिस डिजीज हो जाता है। अगर वो लेजोनेला निमोफिलिया अगर वो इनहेल करे वाटर एरोसोल में तो लेजोनेरिस डिजीज हो जाएगा। स्किन में पेनिट्रेशन से वो कहते हैं कि अगर सूडोमोनास एजोनोजा जो है वो पेनिट्रेट कर जाए तो उसकी वजह से हॉट टफ फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल नोज में पेनिट्रेशन हो गई, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से मेनिंजिस और ब्रेन को कुछ लगे तो वो है नेग्लेराई फॉलोराई। दिस नेग्लेराई फॉलोराई से आपके पास जो है वो मेनिंगो इंसेफेलाइटिस हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉर्न डिजीज है। अब जो फूड बॉर्न डिजीज है आपसे पूछा जा सकता है कि राइट दी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। इसमें डायरेक्ट डिजीज वाले हो सकते हैं और नॉन डायरेक्ट डिजीज वाले होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव कोका का जिक्र है कि जो स्टैफ ऑरियस जो कि होता है कस्टर्ड फिल पेटीज में, टूना फिश वगैरह में होता है, इन सारी चीज़ें होता है, पोटैटो में, एग में, टूना फिश सैलड वगैरह में होता है। और इसमें आपके पास फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में जो बेसलेस सीरियस है वो सीरियल में होता है या रीहीट राइस में होता है। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो है ना वो अंडर कुक्ड मीट में, स्ट्यू, ग्रेवी वगैरह में हो सकता है। और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस आपके पास अनपैस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट में होता है। अब इन सब की जो मेन रिजर्वायर है वो सॉइल और इन सब की वजह से डायरिया हो सकता है, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की बात थी। अब ग्राम नेगेटिव रॉड्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव रॉड्स में आपको पता है इकोलाई। वैसे अगर हम इकोलाई की बात करें तो वो वेरियस फूड और वाटर में है और आपको डायरिया कॉज करता है। लेकिन जो इकोलाई का O157 वाला स्ट्रेन है वो अंडर कुक्ड मीट में खासतौर पर प्रेजेंट होता है। वो हीमोरेजिक कोलाइटिस भी कॉज करता है, हीमोलिटिक यूडेमिक सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है। हंस याद रख लो। साल्मोनेला एंटेरिटाइटिस जो है वो पोल्ट्री मीट्स में और एग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोल्ट्री मीट्स में एग्स में प्रेजेंट होता है और वो पोल्ट्री एनिमल्स ही उसके सोर्स होता है और ये वाला कॉज करता है डायरिया। लेकिन जो साल्मोनेला टाइफी है वो टाइफाइड कॉज करता है। शिगेला स्पीशीज और विब्रियो कॉलरा स्पीशीज जो है वो भी वेरियस फूड्स और वाटर में होता है, वो भी आपके पास डायरिया ही कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायरियल डिजीज में तो बहुत है। नॉन डायरियल डिजीज में जो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है उसमें होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो कि आपके पास होता है इम्प्रॉपर्ली कैंड। अगर कोई भी वेजिटेबल या कोई भी आपके पास फ्रूट का ऐसा कहना जो कि इम्प्रॉपर्ली कैंड नहीं है तो उसमें आपके पास क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और साथ वहाँ पे होता है अनस्मोक्ड फिश में। तो
सवाल में रिजर्वोयर ब्रोटुलिज्म हो सकता है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज जो है, ऊपर हमने कहा था कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज जो है वो डायरिया कॉज कराता है, लेकिन लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज अनपैस्चर्ड मिल्क में नियोनेटल सेप्सिस भी कॉज करा सकते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में विब्रियो वल्निफिकस, ये विब्रियो वल्निफिकस सी फूड में होता है और ये कहाँ पर ग्रो करता है, ये वार्म सी फूड सी वाटर में होता है, जिसकी वजह से सी फूड में होता है और ये सेप्सिस कॉज कराएगा। ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स में मान लेते हैं, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव रॉड्स में ये सकते हैं, यहाँ पे आपके पास विब्रियो वल्निफिकस है, आपके पास जो है वो ब्रुसेला स्पीशीज़ है और फ्रांसिसेला टुलिबरेंसिस है। ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, तो हमने रखना है कि आपके पास वहाँ पे ग्राम नेगेटिव में इकोलाई है, साल्मोनेला एंटेरिटाइटिस है, साल्मोनेला टाइफी है, विब्रियो है, यहाँ पे विब्रियो वल्निफिकस है, यहाँ पे ब्रुसेला स्पीशीज़ है, यहाँ पे फ्रांसिसेला टुलिबरेंसिस है। अब विब्रियो वल्निफिकस की वजह से सी फूड की वजह से यहाँ पे सेप्सिस हो सकता है, ब्रुसेला स्पीशीज़ की वजह से ब्रुसेलोसिस हो सकता है और फ्रांसिसेला टुलिबरेंसिस की वजह से टुलिडीमिया हो सकता है। माइकोबैक्टीरियम बोविस एक ऐसी स्पीशीज़ है, इसके बाद में रखते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम बोविस है वो पैस्चराइज मिल्क में भी सर्वाइव नहीं करता और ये अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपको काऊ के मिल्क से आपको मतलब किसी के अंदर चला गया तो उसको यहाँ पे इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कॉज कर सकता है। अब कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास ब्लड बोर्न इन्फेक्शन, जो ब्लड बोर्न इन्फेक्शन होता है ना, ये फॉर एग्जाम्पल आपने रखना है कि ब्लड बोर्न इन्फेक्शन जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं टैटूइंग से ट्रांसमिट हो सकता है ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। इसी तरह से जो ब्लड बोर्न इन्फेक्शन होते हैं वो आपके पास आईवी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये ट्रांसमिट हो सकते हैं आपके पास टैटूइंग से हो सकते हैं, आईवी इन्फ्यूजन से हो सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन वगैरह से हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ट्रांसफ्यूजन जो है वो अनस्क्रीन ब्लड की कर दी उसकी वजह से हो सकते हैं। और इसमें आपके पास आपको पता है कि हेप बी, ठीक है, हेप बी ट्रांसमिट हो सकता है, हेप सी ट्रांसमिट हो सकता है, साथ HIV ट्रांसमिट हो सकता है, साथ आपके पास जो ट्रेपोनीमा पैलिडम है, ठीक है, ट्रेपोनीमा पैलिडम वो भी इसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा आपके पास जो हमने पढ़ाया था ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस वो भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो वो सारे जो है वो इसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर आपने ब्लड स्क्रीन प्रॉपर्ली नहीं की। ठीक है, रिस्क इसमें ये होता है कि नीडल स्टिक वगैरह हमने बात की, टैटूइंग से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, हेमोरेजिक वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट जाते हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है यहाँ पे इनका नहीं लिखा हुआ STDs आप देख लो। सबसे पहले होता है वायरल STD। ठीक है, अब वायरल STDs में आपको पता है कि आपके पास जो है वो जेनिटल हर्पीज हो सकता है बाय दी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, जेनिटल हर्पीज कैसे होता है, बाय दी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो गया। जेनिटल वॉर्ड्स हो सकते हैं और ये आप खुद नोट डाउन कर लो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सब कुछ लिखूँ। जेनिटल वॉर्ड्स हो सकते हैं बाय दी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और साथ आपको पता है कि HIV के थ्रू जो है वो हो सकता है आपका एड्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड STDs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड STD से आपको पता है कि ट्रेपोनीमा पैलिडम से सिफिलिस हो सकता है। ठीक है, ट्रेपोनीमा पैलिडम जो है जो कि सिफिलिस कॉज करा सकता है। फिर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है उसको यहाँ पे कहते हैं कैनक्रोइड। ठीक है, कैनक्रोइड है, ये कैनक्रोइड होता है जो कि ट्रांसमिट होता है बाय द हीमोफिलस डुक्राई। ठीक है, इसको भी स्पेलिंग लिख देती हूँ, हीमोफिलस डुक्राई जो है इससे ट्रांसफर होता है कैनक्रोइड। ठीक है, तो यहाँ पे सिफिलिस ट्रेपोनीमा पैलिडम से कैनक्रोइड बता हीमोफिलस डुक्राई। फिर अपने रखने के आपके पास लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम ट्रांसफर होता है बता क्लैमिडी ट्रोकोमैटिस। ठीक है, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम ट्रांसमिट होता है बाय दी क्लैमिडी ट्रोकोमैटिस होता है। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपके पास कि गोनोरोया, ऑब्वियसली आपको पता है कि गोनोरोया ट्रांसमिट होता है नाइजीरिया गोनोरोया से। फिर आपके पास कुछ होते हैं नॉन गोनोकोकल जेनिटल इन्फेक्शंस। नॉन गोनोकोकल जेनिटल इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द ट्रैकोमोनास वैजाइनालिस और साथ एक होता है यूरिया प्लाज्मा यूरोलिटिकम। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियम है, इससे ट्रांसफर होता है। तो ये 5 है जिसमें मैंने बताया कि आपके पास सिफिलिस बाय द ट्रेपोनीमा पैलिडम, कैनक्रोइड बाय द हीमोफिलस डुक्राई एंड लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम बाय द क्लैमिडी ट्रोकोमैटिस, गोनोरोया बाय द नाइजीरिया गोनोरोया और नॉन गोनोकोकल जेनिटल इन्फेक्शन बाय द ट्रैकोमोनास वैजाइनालिस और यूरिया प्लाज्मा यूरोलिटिकम से ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर जाते हैं आपको जो एडिशन होगी सेल सर्विस की। अब जो सेल सर्विस एडिशन होती है वो डिफरेंट अपेंडेजेस से होती है, लाइक अपेलाइस हो सकती है, ग्लैप्सिस हो सकती है, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकती है और ये उनकी एबिलिटी टू कॉज डिजीज को एनहांस कर देते हैं। अब हमने कहा कि इवन इतना इंपॉर्टेंट होता है ये कि जिन लोगों में जिन बैक्टीरियाज में फॉर एग्जाम्पल पेलाइन ये ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है तो वो डिजीज ही कॉज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आपके पास पिलाई ऑफ द नाइजीरिया गोनोरोया इकोलाई ये उनको हेल्प करते हैं जो कि टू अटैच टू द यूरिनरी ट्रैक्ट एपिथेलियम। ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ द स्टेफ एपिडेमिस और स्टेफ और ये जो मेडिस टोका है वो उनको हेल्प करते हैं टू अटैच टू द एंडोथेलियम हार्ड वॉल्स। ठीक है, इनको मॉलिक्यूल को एडेसेंस कहते हैं। फिर हमने कहा कि अटैच होते हैं एक बायोफिल्म बनाने थे। बायोफिल्म एक प्रोटेक्टिव सी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर पॉलीसैकेराइड प्रोटीन प्रेजेंट होता है और जिसके लिए बड़ा अच्छा होता है। बायोफिल्म जो है वो हार्बर कर रहा होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को। बायोफिल्म की एक जो है वो इंपॉर्टेंस है जो कि हम यहाँ पे कहीं देखते हैं कि बायोफिल्म की जो है इंपॉर्टेंस कहाँ पे है।
मैं बायोफिल्म की ना हमने इसमें सिग्निफिकेंस ये है कि दे आर रेजिस्टेंट टू द एंटी माइक्रोबियल्स, दे मे बी अ परसिस्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, दे हार्बर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड दे मे अलाउ एक्सचेंज ऑफ द रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो ये बायोफिल्म की इसकी सिग्निफिकेंस है। हाँ, हमें याद रखना है कि बायोफिल्म जो है आपके पास बायोफिल्म की वजह से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से भी प्रोटेक्ट रहता है और साथ आपके पास जो होस्ट इम्यून डिफेंसेस लाइक एंटीबॉडीज और न्यूट्रोफिल्स उससे भी प्रोटेक्ट रहता है। बायोफिल्म की वजह से क्या होता है कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें बायोफिल्म की वजह से ही वो है ना कि आपके पास कोई वो रिटार्ड करते हैं आपकी वुंड हीलिंग को, जिसकी वजह से क्रॉनिक वुंड इन्फेक्शन रह जाता है। इसके अलावा हमने कहा था कि दे हैव द रोल इन द परसिस्टेंस ऑफ द सुडोमोनास इन द लंग्स ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट एंड आल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ द डेंटल प्लैक। अभी जो सारा फिनोमेना होता है आपके पास इस बायोफिल्म की फॉर्मेशन का होता है, मतलब क्वारम सेंसिंग। क्वारम सेंसिंग एक ऐसा फिनोमेना है कि जो कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है आपके इस चीज़ को कि ना यानी कि जितनी ज़्यादा इट एक्चुअली अलाउज द बैक्टीरिया टू कोऑर्डिनेट टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। जितनी ज़्यादा बैक्टीरिया की डेंसिटी पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा और उतना ज़्यादा जो है वो फिनोमेना होगा। क्वारम सेंसिंग के फिनोमेना से बायोफिल्म फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन ऑफ विरुलेंस होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पे लास्ट में बात की गई आपके पास कि जो बैक्टीरिया होते हैं, देखो आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो आर्टिफिशियल सर्फेस को लाइक कैथीटर्स को और यहाँ पे हार्ड जॉइंट्स को एडहेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो आपके सिलेक्टेंस वगैरह मतलब हमारे पास जो हमारे खुद के बॉडी के न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं वो एडहेयर कर सकते हैं, हमारे पास सिलेक्टेंस नहीं होते।